Everyone, welcome to CPK Social Science classes. So students, in this lecture, we will read about our next topic, that is France abolishes monarchy and becomes a republic. तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा चैप्टर को रिकॉल करते हैं हम कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पहले क्या था, लुई 16 के टाइम में मोनार्की रूल था, मतलब सब कुछ किसके हैंड में था, राजा के हाथ में था। राजा जैसा चाहे वैसे शासन को चलाता था। उसके बाद जब थर्ड स्टेट के प्रोस्पेरियस लोग उसके अंदर इमर्ज हुए, आपने देखा था थर्ड स्टेट के लोग एजुकेटेड हो गए थे, और जब एजुकेटेड होके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए तो उन्होंने नेशनल असेंबली फ्रेम की। नेशनल असेंबली फ्रेम करते ही उन्होंने क्या बनाया, मोनार्की के साथ क्या वर्ड जोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब अगर जो काम हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहकर काम करना पड़ेगा। मोनार्की रूल पर थोड़ी सी क्या लग गई, लिमिटेशंस लग गई, राजा की पार्ट्स में लिमिटेशन लग गई कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा जाएगा राजा को उसी फ्रेमवर्क में काम करना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहले मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एबलिशिस मोनार्की। मतलब मोनार्की रूल को हमने बिल्कुल फिनिश कर दिया और क्या बन गया, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब बिल्कुल फ्री बन गया, जहां पर उस कंट्री का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, जहां पर सब लोगों को इक्वल राइट्स मिले। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम आज का लेक्चर अपना। लुई 16 क्या था, अब उसकी पार्ट्स में तो लिमिटेशन लग गई थी, तो राजा को इंटरनली ये चीज टॉलरेट नहीं हो रही थी कि मेरी पावर्स पर लिमिटेशन लग गई है और लोगों को राइट्स मिल गए हैं और जो पहले उनके फेवर में नहीं थे ऐसे राइट्स लोगों को मिल गए हैं। तो उसने क्या किया, एक प्लान बनाया सीक्रेटली, मतलब चुपचाप, टू ओवरथ्रो द नेशनल असेंबली, कि नेशनल असेंबली को क्या कर दिया जाए, यहां से हटा दिया जाए। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ किंग प्रूशिया। अब राजा था तो राजा के दोस्त भी बहुत सारे होंगे, तो जो प्रूशिया का राजा था वो किसकी हेल्प कर रहा था, लुई 16 की हेल्प कर रहा था। क्या हेल्प कर रहा था कि वो नेशनल असेंबली को उसको सपोर्ट करेगा और नेशनल असेंबली को वहां से बाहर निकाल देगा, खत्म कर देगा। अदर नेबरिंग रूलर्स ऑल्सो हेल्प्ड हिम। अब राजा काफी टाइम तक राजा तो रहा था, बहुत सारे राजा उसके फेवर में थे, तो दूसरे रूलर्स ने भी उनकी हेल्प की। क्यों कर रहे थे दूसरे रूलर्स उसकी हेल्प, देखो आज एक राजा के अगेंस्ट अगर लोग खड़े हो जाते हैं, अपने राइट्स मांगते हैं, तो दूसरे राजा को भी ये डर होगा, आज लोग यहां पर ऐसे कर रहे हैं दंगे करके या रिवोल्ट करके राजा के अगेंस्ट खड़े हैं, तो ये कभी ना कभी हमारी कंट्री में भी हो सकता है कि लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएं। तो उसने, दूसरे रूलर्स ने भी किसकी हेल्प की, लुई 16 की हेल्प की इस चीज में। बट बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा कुछ होता, अब एक चीज और बताती हूँ, प्रूशिया के साथ ऑस्ट्रिया ने भी हेल्प की थी। ऑस्ट्रिया के बारे में आपको याद होगा कि राजा ने ऑस्ट्रिया की रानी से शादी की थी, राजकुमारी से। उसका नाम मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगी, यू विल टेल मी इन माई कमेंट सेक्शन कि लुई 16 की जो वाइफ था उसका क्या नेम था। तो ऑस्ट्रिया ने भी हेल्प की क्योंकि वो उस कंट्री का क्या था, एक तरह से दामाद था। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दोनों ने किसकी हेल्प की, लुई 16 की। बट बिफोर दिस कुड हैपन, कि अभी वो लड़ाई होनी थी, मतलब इन दोनों ने, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने लुई 16 की हेल्प करनी थी, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने वोटिंग करके क्या डिक्लेयर कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। किसके अगेंस्ट, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। कि सोचा कि हम दोबारा से राजा का, जो लुई 16 का राज है, नहीं आने देंगे, तो उनके वार करने से पहले ही जो नेशनल असेंबली के लोग थे उन्होंने पहले ही वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइंट आर्मी। बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया, क्योंकि लोगों ने इस वार को किसके अगेंस्ट लिया, किंग्स और अरिस्टोक्रेसीज के ऑल ओवर द यूरोप। उन्हें लग रहा था कि अब हम इसका रूल नहीं चलने देंगे, क्योंकि राजा जो था वो अपने तरीके से राज करता था, अपने फेवर में काम करता था, उसमें लोगों का कुछ भलाई हो या ना हो उसे कोई लेना देना नहीं होता था। तो इसमें क्या हुआ, लोगों ने इस वॉर को किसके खिलाफ सोचा, राजा के खिलाफ सोचा। तो ये द सॉन्ग मर्सिलीज, रोगेट डी एल एस्ले, संग बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सिलीज। अब लोग एक स्लोगन गाते, एक सॉन्ग गाते हुए जा रहे थे, कहां से, कौन से रास्ते से, मर्सिलीज। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मर्सिलीज। और ये मर्सिलीज जो था आगे चलकर क्या बना, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस।
फ्रांस का नेशनल एंथम इसको बनाया गया। इसका नाम मर्सलीज किस लिए पड़ा? क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस जगह का नाम क्या था? मर्सलीज। अब क्या हुआ वार के बाद? द वार ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल, कि इसमें लॉस भी हुआ और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी आई लोगों को। लोग चाहते थे कि हम इस रेवोल्यूशन को और आगे लेके जाएं, बिकॉज दे डिमांडेड इक्वल पॉलिटिकल एंड वोटिंग राइट्स। क्योंकि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब राइट्स मिले थे वो सब लोगों को नहीं मिले थे। राइट्स कौन से लोगों को मिले थे? उन लोगों को मिले थे जिनकी एज 25 ईयर्स से ऊपर थी और जो लोग 3 डेज का टैक्स पे करते थे, सिर्फ उनको राइट थे। ना तो विमेन के पास राइट था और ना ही 25 ईयर्स से कम लोगों के पास राइट था और ना ही जो 25 ईयर्स से ऊपर के लोग थे जो टैक्स पे नहीं करते थे उनको भी राइट नहीं था। तो अब लोग डिमांड कर रहे थे कि पॉलिटिकल और वोटिंग राइट सबको मिले। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे क्लब्स एस्टैब्लिश किए। क्लब्स मतलब जहां पर वो अपनी डिस्कशंस करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को रखते थे कि क्या क्या होना चाहिए और कैसे कैसे हम सुधार कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में। तो उस टाइम पर एक फेमस क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन्स क्लब्स, जो बहुत ही फेमस थे। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जैकोबिन्स क्लब्स के बारे में, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इस क्लब ने क्या क्या काम किया मोनार्की को एबलिश करने में और रिपब्लिक बनाने में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जैकोबिन्स क्लब के बारे में रीड आउट करेंगे। थैंक यू।